जैसा देश वैसा भेष, देखते रहिए आपका संदेश हवा सिंह चहल के साथ। हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हवा सिंह चहल, संपादक आपका संदेश। दोस्तों, कई मित्रों ने कहा है कि राजनीतिक एनालिसिस बताइए। तो दोस्तों, राजनीति का तो आजकल अनपढ़ कोई पता है क्या राजनीति चल रही है। कितने लंबे समय से किसान आंदोलन चल रहा है, कोई सूद उनकी ली नहीं जा रही है। कोरोना महामारी बेकाबू होती जा रही है। सरकार को पहले पता भी लग चुका था, क्योंकि जानकार बता देते हैं। जैसे अब तीसरी लहर के बारे में बताते हैं, उस टाइम भी कुछ ने बताया था कि ये इतनी जल्दी खत्म होने वाली लहर नहीं है। तो सरकार ने दावे तो बहुत बड़े बड़े किए, लेकिन हुआ कुछ भी नहीं। कोई इंतजाम नहीं है। अब हरियाणा को ही ले लीजिए। अब 2,500 पिछले 10 दिनों में 2,500 मीट्रिक टन ऑक्सीजन की जरूरत थी, लेकिन हरियाणा को मिली कितनी है? 1,800, यानी 700 मीट्रिक टन कम। तो इतनी जब कमी है तो फिर दावे किस बात के हो रहे हैं। और खुद स्वास्थ्य मंत्री, जिस पर महकमा गृह मंत्री के पास है, वो खुद कह रहे हैं मिलिट्री की देख रेख में ये बटुआ आ जाए। तो इससे क्या समझे? क्या सरकार का फेलियर नहीं है ये? सरकार को अपने ही अफसरों पर भरोसा नहीं है, अपनी सप्लाई पर ही भरोसा नहीं, अपने संसाधनों पर ही भरोसा नहीं है। और मिलिट्री के जुम्मे हर एक चीज़ अगर इस तरह लगाते रहे तो मान लिया कि आपदा के अंदर मिलिट्री काम करती है और बड़े अच्छे तरीके से निपटाते हैं, लेकिन सरकार का ये कहना है कि भाई ये ठीक काम करेंगे, इसका मतलब ये है कि उनको अफसरों पर भी भरोसा नहीं है, न ही अपने संसाधनों पर उनको पूरा भरोसा है। तो दोस्तों, अब जहाँ तक राजनीति की बात आएगी, आज हालात का सबको पता है। जेजेपी बीजेपी की जो हरियाणा में सरकार चल रही है, उसका हाल क्या है ये कल आपने जींद में देख लिया, और एक बार नहीं बार बार देख लिया। मुख्यमंत्री जी भी जहाँ जाते हैं वहाँ देख लिया आपने, डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला जहाँ जाते हैं वहाँ देख लिया। कहीं पर विधायक मंत्रियों की हिम्मत ही नहीं है वो पब्लिक में जाके अपनी बात रख सकें। हाँ, दावे करते हैं, अपने अपने गुटों के आदमी बुलाकर वहाँ फॉर्मेलिटी पूरी करके ये दिखाते हैं कि भाई हम घूम रहे हैं और ये प्रोग्राम कर रहे हैं। लेकिन सच्चाई ये है कि कोई भी खास प्रोग्राम वो नहीं कर सकते हरियाणा के अंदर, क्योंकि किसानों की सूद जब तक नहीं लेंगे तब तक ये इतना बड़ा वर्ग है। और अब तो मैं ये बताऊं, कोरोना के कारण जो लॉकडाउन ये चला हुआ है, अब इसका बाइकाट होना भी शुरू हो गया है। पंजाब में तो हो गया, हरियाणा में भी अब कुछ लोग मांग उठाने लगे हैं कि भाई ये लॉकडाउन का विरोध करो। लेकिन मैं नहीं कहूँगा इस बात को कि इसका विरोध किया जाए, क्योंकि ये महामारी है, इससे बचना भी जरूरी है। लेकिन इससे परेशान भी कितने लोग हैं। लॉकडाउन का मतलब है भाई सोशल डिस्टेंस, सबसे पहला यही है। लेकिन सोशल डिस्टेंस खुद सरकार ही नहीं चाहती है। सरकार के लोग कहीं प्रदर्शन कर रहे हैं, कहीं कुछ कर रहे हैं, दूसरे क्यों मानेंगे? वो तो ये कह रहे हैं भाई इन ये करें तो कुछ नहीं, और करें तो फिर धारा 144 तोड़ दी है, डिजास्टर मैनेजमेंट का उल्लंघन कर दिया। सरकार के आदमी खुद कर रहे हैं, उस पर अंकुश क्यों नहीं? रोज धरने प्रदर्शन खुद सरकार होते हुए भी, केंद्र में इनकी सरकार है, राज्य में इनकी सरकार है, उसके बाद भी फिर ये रही बात केंद्र सरकार की। दोस्तों, मैं पूरे दावे के साथ कह सकता हूं कि जितनी लोकप्रियता माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की थी, और एक तरफा पूरे देश ने इसको एक तरफा नेता मान लिया था, इसमें चाहे कांग्रेस की कमजोरी समझो या अन्य छोटे दलों की कमजोरी समझो, या देश ने यही एक मन बना लिया था कि मोदी है तो मुमकिन है। लेकिन उतनी ही स्पीड से अब इसका ग्राफ नीचे गिर रहा है। अभी पिछले दिनों असम को छोड़कर इन और राज्यों में, पुडुचेरी तो चलो कोई छोटा स्टेट है, एक बड़े महानगर निगम के बराबर का ही है, उसकी तो छोड़ो बात है। वहाँ तो अगर किसी और पार्टी सरकार बनती तो भी केंद्र ने अपनी ही चलानी थी, क्योंकि वहाँ का जो लेफ्टिनेंट गवर्नर था वो केंद्र का होता है और उनको सारे अधिकार दे रखे हैं। वहाँ जीत जाते तो भी उसका कोई दाढ़ निकलने वाली थी। वो भी एक छोटी स्टेट समझो, उसका कोई मायना नहीं है, एक लोकसभा सीट है और वो भी बड़ी टक्कर देंगे अब की बार। तो
असम को छोड़कर सारे राज्यों में क्या दुर्गति हुई। अब पीछे पंचायत के चुनाव थे, जिला परिषदों के जो हम जिला परिषद कह देते हैं वो जिला पंचायत बोलते हैं उत्तर प्रदेश के अंदर। तो वहाँ जो जिला पंचायतों में जो भाजपा की दुर्गति हुई है वो भी किसी से छिपी हुई नहीं है। इतनी जल्दी ये तेजी से जो ग्राफ गिर रहा है इसके कारण है क्योंकि सरकार की लोकप्रियता खत्म हो रही है। जितने दावे सरकार कर रही है उस पर खरी नहीं उतर रही है। किसानों की सूद नहीं ली जा रही, आम जनता परेशान है और सबको ये पता है भाई रोजाना महंगाई दिन प्रतिदिन बढ़ रही है। नहीं इनसे ये ब्लैक मार्केटिंग काबू हो रही है। अब जगह जगह पकड़े जा रहे हैं, लोग मर रहे हैं और लोग मुनाफा कमा रहे हैं। उसमें भी कहीं ना कहीं सरकार की ढलाई ही नजर आती है क्योंकि किसी को भी सख्त सजा नहीं मिल पा रही। इसमें प्रशासन काफ़ी कोशिश करता है तो फिर उसके बावजूद भी इसी तरह चल रहा है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि या तो वो लोग डर नहीं रहे हैं उन लोगों के ऊपर तक पहुँच जाए, या फिर कोई सिस्टम में ऐसी कमी है कि उनको ये कहाँ से ये सामान मिलता है। ऑक्सीजन के भी 100 सिलेंडर एक एक आदमी अगर से मिल रहे हैं, जबकि मरने वाले को एक भी मुश्किल से नसीब नहीं हो रहा। अस्पतालों में भी जगह नहीं है, कहीं जगह है बेड खाली है लेकिन उनको फुल दिखाया जा रहा है। तो इस तरह की अनियमितता पा रही है आज पूरे देश का मीडिया। हालांकि अपनी साख बचाने के लिए अब उनको साथ लगना पड़ रहा है, लेकिन दोस्तों मीडिया पूरी तरह गोदी मीडिया के नाम से अब मशहूर हो गया है। लोगों को विश्वास ही नहीं हो रहा है कि ये बड़े चैनल दिखा क्या रहे हैं। अब पीछे देख लिया आपने, बंगाल चुनाव में कितनी तरह से भाजपा को ही आगे दिखा रहे थे, जबकि कहीं भी कोई मुकाबला नहीं था। कुछ सीटों पर छोड़कर, वो सीटें भी कौन सी जो टीएमसी के गढ़ में से निकले हुए टीएमसी के ही आदमी थे, या जो वाम मोर्चे के गढ़ में से निकले हुए वाम मोर्चे के आदमी भाजपा ने उनको टिकट दे के उनको मुकाबले में उतारा, केवल वही आदमी जीते हैं। अगर असलियत में देखा जाए तो कितने हैं भाजपा मूल के? 3। तो फिर उसमें क्या है, 35 टीएमसी के तोड़ के बनाए, 25 वाम मोर्चे के तोड़ के बनाए, 3 बचे भाजपा के। तो ये हाल है। और अब वहां जितनी सरकार कोशिश कर रही है कि वहां राष्ट्रपति शासन लागू किया जाए या उस सरकार को फेल किया जाए, तो अगर एक सरकार को फेल कर दिया तो उसमें पूरे देश के अंदर ही आक्रोश जाएगा, क्योंकि सरकार की अब भी नीयत पर शक है लोगों को कि ये सब जानबूझकर कराया जा रहा है। क्योंकि उत्तर प्रदेश में भी हिंसाएं हो रही हैं, वहां भाजपा की सरकार है, कहीं कोई जिक्र नहीं है, कोई प्रदर्शन नहीं है, कोई उनके खिलाफ कार्रवाई तक नहीं, FIR हो जाती है, गिरफ्तार नहीं हो रहे। तो ये जो चीजें हैं ये लोग देख रहे हैं कि सरकार जातियां कर रही है, और जाति का मतलब क्या होता है? जनता का नाराज हो जाते हैं। जनता का नाराज होना लोकतंत्र में सरकार का फेलियर होता है। और आने वाला समय साफ बता रहा है कि भाई अब ये वो चीज नहीं रही जो शुरू में थी। आज स्थिति उल्टी है। जितना आत्मविश्वास से भाजपा और नरेंद्र मोदी एक तरफा आ रहे थे, उनकी उल्टी गिनती अब शुरू हो चुकी है। क्योंकि मुख्य धारा में जो मीडिया उनका था और वो उच्च अदालतों की जो रोक लगाई जा रही है, बार बार हर जगह पर अदालतों को हस्तक्षेप करना पड़ रहा है। इसका मतलब क्या है? सरकार सुनवाई नहीं कर रही, लोग सरकार पर विश्वास न करके कोर्टों में जा रहे हैं और कोर्ट पर डिसीजन ले रही हैं या आगाह कर रही हैं केंद्र सरकार को भी और राज्य सरकारों को भी। तो इसको क्या समझा जाए? तो स्वास्थ्य विशेषज्ञ और चेतावनियों के बार बार अनदेखे ये प्रमाण सामने आ रहे हैं कि भाई ये फेलियर क्यों है। राजनीतिक रूप से शोर मचाने वाले मध्यम वर्ग के बीच पूरी तरह अपना भरोसा पर छोड़ दिए गए हैं। यानी कि मीडियम तबका जो है, ये बहुत बड़ा तबका है देश के अंदर, इसकी पूरी तरह अनदेखी हुई है सरकार के अंदर। वो मीडियम तबका अब जो खिलाफ होने लग रहा है, निम्न तबका तो इसके साथ ही जाएगा। कोई ये सोचे हम जातिवाद में किस तरह, हाँ एक बार 2 बार काट के अंडी चढ़ चुकी है, दोबारा अगर काम होंगे तो ही लोग साथ जुड़ेंगे। ये नहीं है कि वह किसी और तरीके से उनको बहका के और पाले में ले जा सकता है, ऐसा मुश्किल है। क्योंकि कोई नहीं चाहता भूखा मरे, उनको साथ लगना पड़ेगा। और इसी तरह कोविड का है महामारी के अंदर सरकार पूरी तरह फेल नजर आ रही है।
हालांकि संख्या ज्यादा होगी ये भी नहीं कहेंगे, एकदम संसाधन नहीं जुट सकते, लेकिन ये तो साल से ज्यादा हो गया। अब ऐसे ऐसे भी केस सुनने को मिल रहे हैं, 48 घंटे में उन्होंने ऑक्सीजन के प्लांट शुरू कर दिए। 48 घंटे में सरकार क्या कर रही है फिर? सरकार के पास तो साल से भी ज्यादा समय हो गया, सरकार ने क्यों नहीं अभी तक लगाए? अब तीसरी लहर का भी अब से पहले आगाह कर दिया है वैज्ञानिकों ने भी, डॉक्टरों ने भी, कि वह तीसरी लहर आ सकती है। और ये जो लोग अब मर रहे हैं, अब इससे ज्यादा उनको जरूरत है हर तरह से, ऑक्सीजन की भी, बेड्स की भी, हॉस्पिटल की भी। अब तो बजाय मंदिर मस्जिदों को छोड़ के अस्पतालों पर जोर दिया जाए, स्वास्थ्य पर जोर दिया जाए, लोगों की जान बचाई जाए, यही एक मुख्य मुद्दा होना चाहिए सरकार का। इसी तरह दूसरे मामले हैं, वायरस संकट है जो, वो भी मोदी सरकार को नीति बदलने के लिए मजबूर कर रहा है कि भाई अपनी ये नीतियों में बदलाव करो, नहीं तो इसके परिणाम भी अच्छे नहीं आने वाले हैं। और मोदी ने स्वयं अच्छा काम नहीं किया है। मार्च अप्रैल में उन्होंने लोगों के बीच फैल रही दहशत, जो डर लोगों में बैठा हुआ था, उसको दूर करने के बजाय बंगाल के चुनाव में व्यस्त रहे। तो उनको पता था, क्योंकि प्रधानमंत्री कोई छोटी चीज तो है नहीं, पूरे देश की लॉबी उसके साथ होती है, एक एक मिनट की खबर उनके पास होती है कहाँ क्या हो रहा है। तो फिर भी उन्होंने देश को अंधेरे में रखा। कोविड इतनी बुरी तरह से वायरस फैल रहा था और उन्होंने रैलियां बंद नहीं करी। आखिरी में उसका असर ये हुआ कि बंगाल में उसका असर गलत हुआ, और अब जहां भी चुनाव होंगे वहीं असर गलत होगा, क्योंकि दिख रहा है लोगों में भ्रांतियां भी फैल रही हैं। और कई चीज अच्छी है, सरकार ने पूरी कोशिश भी करी है, लेकिन नाकाफी। अब अगले चुनाव मोदी और उनकी भारतीय जनता पार्टी की जो असली परीक्षा है वो 2024 में होगी। उससे पहले उत्तर प्रदेश के जो विधानसभा के चुनाव हैं उसमें बड़ी परीक्षा होने जा रही है। पंजाब चुनाव में, पंजाब में तो मान के हम चलते हैं वे भाजपा कोई खास दमखम नहीं होगा, और वहां तो उम्मीद भी नहीं है। टक्कर तो देंगे, क्योंकि अकालियों के साथ हो सकता है मिल जाए। अगर अकालियों के साथ गठबंधन नहीं हुआ फिर बिल्कुल ही हाशिए चले जाएंगे। उत्तर प्रदेश इनके लिए अहम होगा। उत्तर प्रदेश में हालात ये हैं कि उत्तर प्रदेश में जिस तरह पंचायतों के अब ये चुनाव हुए हैं और उसमें जो जोड़ तोड़ हो रही है, सुनने में आ रहा है कि वह करोड़ों रुपया वहां पानी की तरह बहा जाएगा जिला पंचायतों के मुखिया बनने के लिए, और सरकार भी कोशिश करेगी वह अपने आदमियों को वहां सेट किया जाए, निर्दलियों को तोड़ लिया जाए, धन बल से, बाहुबल से, किसी भी तरीके से वो कोशिश करेंगे। उससे क्या होगा, जनता में गलत संदेश जाएगा कि जोड़ तोड़ से तो बना तो लिए, लेकिन लोगों गले नहीं उतरेंगे, क्योंकि लोगों के वोट वो ठीक उसी तरह होंगे। लोगों ने जब खिलाफ वोट दिया और फिर उनको थोप दिया जाता है तो लोगों में नाराजगी बढ़ जाती है। जिस तरह हरियाणा के अंदर जेजेपी को भाजपा के खिलाफ वोट मिला था, और जेजेपी ने उस टाइम तो हमने भी ये सोचा भाई चलो ठीक है, कोई न कोई विकल्प तो देना ही पड़ेगा, एकदम से नए चुनाव तो आ नहीं सकते, और कांग्रेस को भी लोग पूरा समर्थन नहीं दे पा रहे, तो भाजपा को पूरा समर्थन नहीं मिला, तो सरकार तो आखिर बननी थी। तो हमने भी सोचा भाई चलो ठीक है, कुछ मुद्दों के आधार पर इन्होंने अपनी शर्तों के साथ समर्थन दिया है, लेकिन वो समर्थन ऐसी तरह का दिया कि उनके जो वायदे थे वो धराशायी हो गए, और धीरे धीरे वो भी भाजपा ही नजर आने लगे लोगों को। फिर किसान आंदोलन का मुद्दा उठा। किसान आंदोलन में जेजेपी ने कहीं न कहीं कमजोरी दिखाई है। जेजेपी सक्रिय रूप से किसानों के साथ नहीं आई, क्योंकि ये किसानों का वोट है, और जो वोट बैंक किसानों का जेजेपी के साथ था वो खिसक चुके हैं। अब देख रहे हैं आप रोजाना, अब उनके गढ़ थे, जैसे दुष्यंत का ही समझो उचाना गढ़ था, इतने बड़े नेता वीरेंद्र सिंह के परिवार को वहां से दूर रखा और इनको वहां गले लगाया, और आज वहां हालात ये हैं कि लोग वहां घुसने नहीं दे रहे। तो इससे मैं समझता हूं यही विश्लेषण आपको राजनीति के लिए काफी है कि आने वाला समय बीजेपी के लिए सही नहीं है। हाँ, उनके लिए सुकून भरी खबर ये मान के चल रहे हैं कि मोदी के मुकाबले में कांग्रेस के पास बड़ा नेता नहीं है कोई। लेकिन दोस्तों मैं एक बात बता दूं, जिसको हराना होता है नेता अपने आप पैदा कर लेते हैं लोग। हमारे हल्के का ही देख लो यार, हमारे माननीय
कैप्टन साहब यहाँ थे, बहुत अच्छे काम किए उन्होंने, हल्के के अंदर काम बहुत किए, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन वो लोगों से दूरी बना के रहे, और लोगों को दूरी बनाना पसंद नहीं है। लोकतंत्र के अंदर उनके अपने भी आदमी होने चाहिए। ये नहीं भाई हवा में ही बात करते रहो और आगे तो वोट मिल जाएंगे, ऐसे नहीं मिलते। तो लोगों ने जब मन बनाया कि भाई कैप्टन साहब को हराना है, तो बिल्कुल भी खासकर जाट मतदाताओं का बिल्कुल भी मूड नहीं था कि भाई यहाँ से पंडित जी को वोट दिए जाएं। लेकिन उसको हराने के लिए ये देख लिया कि भाई यही हरास का है, तो उसी को वोट दे के बनाना पड़ा और कैप्टन साहब को सबक सिखाना पड़ा। तो ये लोगों का एक रुझान होता है। इसी तरह भाजपा भी इस मुगालते में न रहे कि कांग्रेस कमजोर पार्टी है तो तुम्हारे मुकाबले कोई नहीं है। मुकाबले में तो कोई न कोई हर हल्का में एक आदमी चुन लेंगे कि भाजपा को छोड़ के किसी को वोट दे दो, जैसे किसानों ने नारा लगा दिया। कोई एक पार्टी से किसान नहीं बंधे हुए, तो वो यही बात आगे चलेगी कि भाई बीजेपी को छोड़ के जो अच्छा लगे उसको बना लो। तो लोग चुनेंगे एक को, जो बीजेपी को हराएगा उसके साथ लोग लगेंगे, वो चाहे किसी पार्टी का, किसी दल का है या निर्दलीय है या कुछ भी है। तो ये जब हालात होंगे तो निश्चित तौर पर सरकार की नाकामी आगे आएंगी। और अब जो सत्ता में बैठी बीजेपी है और जेजेपी की जो हरियाणा में सरकार है, इसका भी यही असर दिखने में आएगा। यही लोकसभा में 2024 में भी ऐसे हालात हो जाएंगे। जिस ग्राफ से मोदी को विश्व गुरु और विश्व नेता मान के लोग चल रहे थे और मोदी पूरी दुनिया में थी, आज उसी ग्राफ से एकदम नीचे ये राजनीतिक ग्राफ इनका आया हुआ है। और जहाँ जहाँ बीजेपी खास कर ये किसान आंदोलन ने इतना माहौल खराब कर दिया, समय रहते अगर बात की जाती या किसी तरीके से भी इनको निपटा लिया जाता तो इतनी बात नहीं थी। इसमें साफ घमंड नजर आता है कि भाई किसानों की अनदेखी हुई। अब तो किसान इस बात पर भी सहमत नहीं होंगे कि उनको कुछ थोड़ा बहुत बीच बचाव करके उनको उठाया जाए, क्योंकि अब तो पूरी जिद हो चुकी है। और किसान इन काले कानूनों को जो बता रहे हैं, 3 जो कृषि कानून है उनको किसान काले कानून समझ रहा है, उनको वापस लिए बगैर मुझे नहीं लगता किसान संतुष्ट होंगे। और उनकी मांग भी कहीं न कहीं माननी पड़ेगी। नहीं मानेंगे तो कोई सरकार और आके मनवाएगी फिर, क्योंकि ये इतना बड़ा वर्ग है। दूसरे राजनीतिक दल तो निश्चित तौर पर इसका फायदा उठाएंगे, क्योंकि लोकतंत्र के अंदर यही होता है। रूलिंग पार्टी से जब जो भी लोग खिलाफ होता है तो मुख्य विपक्षी दल उसको अपने पाले में करने की कोशिश करता है। यही हाल आज बीजेपी के नेताओं का है। आज बीजेपी का कोई भी नेता, पहले इतने बढ़िया इनके भाषण लगते थे, लेकिन आजकल ये टीवी पर भी बोलते हैं तो लोग बंद कर देते हैं, टीवी या चैनल बदल लेते हैं। यानी कि इतना वो देखने में आ रहा है कि भाई इस तरह की बात है। यहाँ तक नहीं, नेताओं नहीं, पत्रकारों के साथ भी जो किसानों की आवाज़ नहीं उठा रहा, या जिसमें से ये आता है कि भाई ये तो गोदी मीडिया है, या फिर इसमें बू आ रही है, ये सरकार की भाषा बोल रहा है, उसको भी नहीं घुसने दे रहे अब लोग। कल देख लिया आपने यहाँ जींद के अंदर एक वो धर्मू पत्रकार था, उसके साथ लोगों ने क्या किया मुझे नहीं पता ये मसला क्या था। मैं अच्छा भी नहीं मानता इस तरह किसी की रोड पर बेइज्जती करना, लेकिन कोई तो कारण था। अब लोगों की नाराजगी इस बात पर है कि भाई उनको शक ये है कि ये सरकार का दल्ला है, इस तरह के शब्द प्रयोग करे उन्होंने। तो मैं नहीं समझता वो किस बात पर नाराज हुए, कौन सी उसने ऐसी बात करी जो उनके खिलाफ थी। लेकिन मैं एक बात पत्रकारों को भी कहूँगा दोस्तों, ये भी ज़रूरी है कि निष्पक्ष पत्रकारिता करनी चाहिए। किसी एक वर्ग की चमची मारने से दूसरा वर्ग ऑटोमेटिक नाराज हो जाता है। हाँ, जो जिम्मेवार है वो नाराज हो। अब मैं सरकार के अगर कमियां गिना रहा हूँ, सरकार नाराज है तो हो, मेरा काम क्या है, मुझे जो कमी नजर आ रही है वो मैं बताऊं। किसानों में कमी होगी तो उनकी बता देंगे, लेकिन आज किसान अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं तो वो लड़ेंगे लड़ाई। तो अब वो कितना उनको सरकार तवज्जो दे रही है ये सब ने देख लिया, तो कहाँ जाएं अब। वो तो अपने पास एक ही तरीका उनके पास बचा है, या तो शांतिपूर्वक बैठे रहें, जब भी सुनाई होगी हो जाएगी, या फिर सब्र का बांध टूटा तो कुछ और हो जाएगा। लेकिन मैं चाहता हूं कि भाई बैठे ही रहना चाहिए। उनको अपनी मांग मनवानी है तो उनको शांतिपूर्वक तरीके से ही फायदा है। लेकिन हर तरह के लोग होते हैं,
जिस देश में गांधी हुए हैं वहाँ भगत सिंह भी हुए हैं, चंद्रशेखर बोस भी हुए हैं, आज़ाद भी हुए हैं, सारे हुए हैं। तो ये चीज़ें तो देखो देश में होती हैं। आज भी मैंने एक आदमी का गान सुना था, वो भी काफ़ी उत्तेजित था कि भाई बहुत हो चुका है, ये वो होती हैं सारी बातें, हर किस्म के विचार होते हैं, लेकिन इसको शांतिपूर्वक ही अगर निपटा लें तो अच्छा है। लेकिन ज़्यादा जिम्मेवारी सरकार की होती है। सरकार को चाहिए कि वो ज़्यादा लंबा समय न लेते हुए और तुरंत इस पर संज्ञान लें। अगर आपने आपका संदेश चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब कर लें। आपको अच्छा ये वीडियो लगी है तो इसको लाइक करें और दोस्तों शेयर ज़रूर कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक ये बात पहुंचाएं। अब मैं अगले एपिसोड में कुछ और नई बात लेकर आपको आऊँगा। तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद दोस्तों।